Our chapter of elimination reactions is continued. Today we will discuss its last lecture, that is competition between elimination and substitution reactions. कोर्स आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है एंड माय नेम इज़ डॉक्टर ताहिर मकबूल। कंपटीशन के हवाले से बात करें तो हमारा जो फोकस है वो अल्काइल हैलाइड के ऊपर ही रहा है, चाहे हमने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन SN1 SN2 डिस्कस किया हो या एलिमिनेशन रिएक्शन E2 और E1 डिस्कस किया हो। सो अब ये तय पा गया कि अल्काइल हैलाइड इन चारों में से कोई रिएक्शन भी दे सकता है। तो फिर यहाँ पे जो हमारे पास क्वेश्चन अराइज होता है, क्योंकि आपके सबस्ट्रेट की कैपेबिलिटी है कि वो E2 E1 SN2 SN1 कोई भी रिएक्शन दे सकता है, तो एक गिवन रिएक्शन के अंदर आप प्रोडक्ट को कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं। सो हाउ टू प्रेडिक्ट द प्रोडक्ट ऑफ एनी गिवन रिएक्शन, ये हमारा क्वेश्चन है। तो इसका आंसर आप कैसे दे सकते हैं। तो सबसे पहले आप कंडीशंस जो हैं उनके ऊपर जाते हैं। हमने ये तय कर लिया था लास्ट लेक्चर के अंदर कि वो कंडीशंस जो SN2 को फेवरेबल हैं वही कंडीशन E2 को फेवरेबल हैं, और वो कंडीशन जो SN1 को फेवरेबल हैं वही E1 को फेवरेबल हैं। इसके अलावा ये तय कर लिया था कि अगर प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है तो वो E2 या SN2 रिएक्शन ही दे सकता है। रीज़न उसकी क्या थी कि प्राइमरी अल्काइल हैलाइड के E1 और SN1 नहीं दे सकता, क्योंकि दोनों केसेस के अंदर जो पहला स्टेप है दैट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटाइन, और प्राइमरी जो अल्काइल कार्बोकैटाइन है इट इज़ टू अनस्टेबल टू बी फॉर्म्ड। सो प्राइमरी कार्बोकैटाइंस चूँकि नहीं बन सकते, इसलिए अगर आपके पास अल्काइल हैलाइड प्राइमरी है तो SN1 या E1 रिएक्शन का सवाल ही पैदा नहीं होता। सेकेंडरी या टर्शियरी अल्काइल हैलाइड के बात करें तो हमें पता है कि ये E2 SN2 या E1 SN1 रिएक्शन डिपेंडिंग अपॉन द रिएक्शन कंडीशन कोई भी दे सकते हैं। हमें ये भी पता है कि E2 SN2 जो है वो सेम कंडीशन से फेवरेबल हैं, दैट इज़ हाई कंसनट्रेशन ऑफ अ गुड न्यूक्लियोफाइल या फिर स्ट्रॉन्ग बेस, अगर हमने E2 रिएक्शन की बात करनी है। सिमिलरली अगर E1 या SN1 रिएक्शन की बात करते हैं, इट इज़ फेवर्ड बाय पुअर न्यूक्लियोफाइल और वीक बेस। अब पुअर न्यूक्लियोफाइल या वीक बेस का डायरेक्ट रोल तो नहीं होता, क्योंकि E1 SN1 में पहला स्टेप या रेट डिटर्मिनिंग स्टेप जो है वो आपके पास क्या है, फॉर्मेशन ऑफ अ कार्बोकैटाइन। तो यहाँ पे पुअर न्यूक्लियोफाइल और वीक बेस जो बेसिकली SN2 या E2 को क्या करता है, फेवर नहीं करता। इस वजह से E1 या SN1 क्या हो जाते हैं, फेवरेबल हो जाते हैं। कंसंट्रेशन का यहाँ पे सवाल नहीं पैदा होता है, क्योंकि ज़्यादातर हम क्या करते हैं, जो न्यूक्लियोफाइल या बेस वीक बेस लेते हैं वो एज अ सॉल्वेंट यूज़ करते हैं। सो सॉल्वेंट जो है वो भी रिएक्शन में इन्फ्लुएंस करता है, मैकेनिज्म में रोल प्ले करता है, और इसकी हमने डिटेल डिस्कशन SN1 और SN2 कंडीशंस जब हमने डिस्कस की थी तो उसमें कर ली थी। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप क्या होता है हमारे पास। अब हम चूँकि हमने तय कर लिया कि सेकेंडरी और टर्शियरी अल्काइल हैलाइड दोनों ही तरह की प्रोडक्ट दे सकते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि और वो कंडीशन जो है SN2 को फेवरेबल हैं वो E2 को फेवरेबल हैं। सिमिलरली वो कंडीशन जो SN1 को फेवरेबल हैं वो E1 को भी फेवरेबल हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब आप एक सेट ऑफ कंडीशन को अप्लाई करेंगे, SN2 या E2 या SN1 या E1 एक सेट को अप्लाई करेंगे, तो आपके पास सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन प्रोडक्ट दोनों ही बनेंगी, दोनों ही आपस में क्या करेंगी, कंपीट करेंगे। अब इनकी जो रिलेटिव अमाउंट्स है वो किस चीज़ पर डिपेंड करेगी, ये हमारा क्वेश्चन है। यानी हाउ मच ऑफ द प्रोडक्ट विल बी सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट एंड हाउ मच विल बी द एलिमिनेशन प्रोडक्ट। अब ये रिलेटिव अमाउंट जो है वो दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करेगी, दैट इज़ कि अल्काइल हैलाइड कौन सा है, प्राइमरी सेकेंडरी या टर्शरी, और जो न्यूक्लियोफाइल या बेस आप यूज़ कर रहे हैं उसकी नेचर क्या है, स्ट्रॉन्ग वीक बल्कि या दूसरा। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, उसको दो सेट्स के अंदर तकसीम कर लिया है अपनी डिस्कशन को, कि हम पहले क्या करेंगे, SN2 E2 कंडीशंस के अंदर मुख्तलिफ अल्काइल हैलाइड्स को डिस्कस करेंगे। हमें ये दोबारा रेपिटेशन है कि हमें पता है कि SN2 या E2 जो है रिएक्शन वो फेवरेबल है बाय यूजिंग हाई कंसंट्रेशन ऑफ अ गुड न्यूक्लियोफाइल और स्ट्रॉन्ग बेस। अब यहाँ पे अगर आपके पास सब्स्टिट्यूशन SN2 की बात करें तो आपका जो न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक करता है बैक साइड ऑफ अल्फा कार्बन टू फॉर्म अ सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट। सिमिलरली अगर आपके पास E2 रिएक्शन की बात करें तो जो आपका न्यूक्लियोफाइल है वो बेस के तौर पे बिहेव करता है, और यहाँ पे वो जो
कार्बन जो लिविंग ग्रुप कंटेन करती है उसके एडजेसेंट कार्बन है जिसको हम बीटा कार्बन उसके ऊपर लगे जो हाइड्रोजन है दैट इज बीटा हाइड्रोजन उसके ऊपर अटैक करता है, उसको एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है और लीड करता है एलिमिनेशन प्रोडक्ट को। अब चूंकि दोनों प्रोडक्ट आपस में compete करती हैं अंडर सेम कंडीशंस, तो ये उसकी एग्जांपल है। यहाँ पे हाइड्रोक्सल स्ट्रॉन्ग बेस है, वो अटैक कर रहा है बैक साइड इस कार्बन के ऊपर, ब्रोमो को निकाल बाहर कर रहा है और हमारे पास अल्कोहल बन गया, दैट इज़ अ सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट। इस केस के अंदर जो आपका हाइड्रोक्सल है वो अटैक कर रहा है बीटा हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर रहा है और नतीजे के तौर पे इन दोनों कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड बन रहा है यानी एल्कीन बन रही है, दैट इज़ एलिमिनेशन प्रोडक्ट। सो यहाँ पे क्या होगा, दोनों के दरमियान कंपटीशन हो गया। अब हम बात करते हैं प्राइमरियल का रीज़न की बात कर रहे हैं। दोनों रिएक्शन सेम रीज़न की वजह से हो रहे हैं। किस वजह से? इलेक्ट्रॉन विड्राइंग हैलोजन जो कि कार्बन को क्या बना रहा है, पार्शली पॉजिटिव बना रहा है। अब हमें जो है रिलेटिव रिएक्टिविटी हमने इंडिविजुअली हर रिएक्शन के अंदर पढ़ी थी, तो उसको यहाँ पे एक टेबल के अंदर समराइज़ किया गया है। यहाँ पे अगर आप देखें, चूँकि हम SN2E2 की पहले बात करें तो हम इसी को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो रिएक्टिविटी रिलेटिव रिएक्टिविटी का ऑर्डर जो है वो रिवर्स है। SN2 के केस में प्राइमरी मोस्ट एक्टिव है और E2 के केस में टर्शरी मोस्ट एक्टिव है, जबकि सेकेंडरी की पोजीशन क्या है, सेम है। ठीक है, तो यहाँ पे हम 1 बाय 1 अल्काइल हाइड जो है उनको डिस्कस करते हैं। प्राइमरी अल्काइल हाइड की जिस तरह हमने पहले बात की, ये SN2 और E2 के अंदर क्या है, SN2 के अंदर क्या है, मोस्ट रिएक्टिव है, जबकि E2 के अंदर ये क्या है, लीस्ट रिएक्टिव है। तो अब ये तय पा गया कि अगर आप SN2E2 कंडीशंस अप्लाई करेंगे, यानी कि वो कंडीशन जो कि फेवरेबल हैं SN2E2 के लिए, तो उस सूरत में क्या होगा, अगर आप प्राइमरी अल्काइल हाइड यूज़ करेंगे तो प्रिंसिपली क्या बनेगी, सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट आपकी डोमिनेट करेगी, एक्सक्लूसिवली सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट ही बनेगी। दूसरे लफ्ज़ों में सब्स्टिट्यूशन जो है वो कंपटीशन जीत जाएगी। ये एग्जांपल है, यहाँ पे मेथॉक्साइड एक स्ट्रॉन्ग बेस हमने लिया है और एन प्रोपाइल ब्रोमाइड जो है वो हमने एज अल्काइल हाइड लिया है। तो यहाँ पे हमारे पास अगर आप देखें, यहाँ पे ये जो मेथॉक्साइड आयन है ये इस कार्बन के ऊपर अटैक करता है, ब्रोमो को लीव करता है, जो ये हमारे पास जो ईथर बनता है दैट इज़ ओवर सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट, ये 90% है, जबकि प्रोपीन जो कि एलिमिनेशन प्रोडक्ट है वो 10% है। तो ये प्रोडक्ट बहुत कम अमाउंट में बनती है, तो इसका मतलब क्या है कि सब्स्टिट्यूशन। रीज़न क्या है कि रिलेटिव रिएक्टिविटीज़ के अंदर प्राइमरी अल्काइल हाइड है वो SN2 की तरफ मोस्ट रिएक्टिव है और E2 की तरफ क्या है, लीस्ट रिएक्टिव है। लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी एक्सेप्शन भी है जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर रहे हैं कि अल्काइल हाइड अगर स्टीरिकली इंटर्ड हो या आपका दूसरी स्पीशीज दैट इज़ न्यूक्लियोफाइल या बेस वो स्टीरिकली इंटर हो, तो उस सूरत में सब्स्टिट्यूशन जो है वो क्या होती है, वो कम हो जाती है। रीज़न उसकी क्या है कि बैक साइड कार्बन को अप्रोच करना उस स्टीरिकली हिंडर्ड अल्काइल हाइड के अंदर या स्टीरिकली हिंडर्ड बेस के लिए बैक साइड ऑफ कार्बन को अप्रोच करना क्या हो जाता है, वो डिफ़िकल्ट हो जाता है। उसकी बजाय वो बीटा हाइड्रोजन को रिमूव करना ज़्यादा इजी फील करता है और वहाँ पे आपके पास क्या होती है, एलिमिनेशन प्रोडक्ट क्या हो जाती है, वो कंपटीशन जीत जाती है। ये एग्जांपल है। अब यहाँ पे हमने क्या किया है, जो आपका बेस वो सेम रखा है, जो अल्काइल हाइड है वो हमने स्टीरिकली हिंडर लिया है, दैट इज़ 1 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। अब यहाँ पे इस मेथॉक्साइड का इस कार्बन के ऊपर अटैक करना मुश्किल है, डिफ़िकल्ट है, उसकी निस्बत यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव करना ज़्यादा इजी है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो जो सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट है वो 40% है, आइसोब्यूटाइल मिथाइल एस्टर ईथर, और जो आपकी एलिमिनेशन प्रोडक्ट है वो 60% है। दूसरे लफ्ज़ों में आपकी एलिमिनेशन प्रोडक्ट ने क्या किया है, कंपटीशन जीत लिया है। अब यहाँ पे हमने दूसरी चीज़ लेके आए हैं, दैट इज़ कि हमने जो आपका बेस है उसको क्या कर दिया, स्टीरिकली हिंडर्ड कर दिया। आपका बेस स्टीरिकली हिंडर्ड होने की वजह से जो यहाँ पे हमने प्राइमरी अल्काइल हाइड लिया है उसके अंदर इतनी ज़्यादा स्टीरिक हिंड्रेंस नहीं है, तो यहाँ पे भी हमारे पास अगर आप देखें तो एलिमिनेशन प्रोडक्ट 85% बनी है, यानी कि एलिमिनेशन हैज़ वॉन द कंपटीशन। तो रीज़न वही है कि ये जो बल्कीनेस ऑफ द बेस है वो इस कार्बन के ऊपर अप्रोच मुश्किल बना देती है, उसकी बजाय इस कार्बन से हाइड्रोजन को जो एब्स्ट्रैक्ट करना वो उसके लिए क्या है, इजी है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, प्राइमरी अल्काइल हाइड अगर स्टीरिक इफेक्ट नहीं है तो वो क्या करेगा सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट वहाँ पे क्या करेगी, विन करेगी कंपटीशन। लेकिन अगर आपके पास अल्काइल हाइड या आपका न्यूक्लियोफाइल वो स्टीरिकली हिंडर्ड है तो एलिमिनेशन कंपटीशन जीत जाएगी।
सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड की बात करते हैं तो दोनों ही सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन प्रोडक्ट देती हैं अंडर SN2E2 कंडीशन, क्योंकि उनकी रिएक्टिविटी क्या है, सेम है। अगर रिलेटिव रिएक्टिविटी का आप टेबल देखें, यहाँ पे मैं दोबारा दिखा देता हूँ, तो आपके पास ये जो सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड है इसकी पोजीशन दोनों के अंदर सेम है, तो इसका मतलब यहाँ पे कंपटीशन क्या होगा, कांटे का मुकाबला होता है। लेकिन रिलेटिव अमाउंट दोनों प्रोडक्ट बन सकती हैं। रिलेटिव अमाउंट डिपेंड करती है स्ट्रेंथ ऑफ द बेस पे और बल्कीनेस ऑफ द बेस पे। तो जनरल पैटर्न यहाँ पे जो है, जो आपने याद रखना है कि जितना बेस आपका स्ट्रॉन्ग होगा, जितना वो बल्की होता जाएगा, उतनी ही एलिमिनेशन प्रोडक्ट क्या करेगी, डोमिनेट करती जाएगी। तो इसको डिस्कस करने के लिए दो एग्जांपल हैं, जिनके अंदर सबसे पहले हमने क्या किया है, ये दो बेसिस यूज़ किए हैं। एक एथॉक्साइड बेस है विद सेम अल्काइल हैलाइड, और फिर हम उसको एसीटेट आयन से ट्रीट करते हैं, ठीक है। अब एथॉक्साइड जो है एग्जांपल है स्ट्रॉन्ग बेस की। स्ट्रॉन्ग बेस क्यों है कंपैरेटिव टू एसीटेट आयन? क्योंकि इसका जो कॉन्जुगेट एसिड है उसकी पीके वैल्यू ज़्यादा है, यानी इसका कॉन्जुगेट एसिड क्या है, वीक है कंपैरेटिव टू एसिटिक एसिड, क्योंकि एसिटिक एसिड की पीके वैल्यू 4.76 है। ये कंपैरेटिवली एथेनॉल की निस्बत क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा तो उसका बेस क्या होगा, वीक होगा कॉन्जुगेट बेस। तो ये तय पा गया कि हमारा एसीटेट आयन क्या है, वीक बेस है, और एथॉक्साइड क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है। तो यहाँ पे एथॉक्साइड हमने लिया है विद 2-क्लोरोप्रोपेन, तो यहाँ पे हमारे पास जो एलिमिनेशन प्रोडक्ट है वो कितनी आई है, 75%, ठीक है। और सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट है वो कितनी है, 25%। दूसरे लफ्ज़ों में यहाँ पे एलिमिनेशन ने डोमिनेट किया है। क्यों? क्योंकि आपका बेस क्या है, स्ट्रॉन्ग है। ठीक हो गया। अब अगर आप इस बेस को मज़ीद बल्कि करते जाएंगे तो एलिमिनेशन प्रोडक्ट क्या होती जाएगी, उसकी परसेंटेज और इंक्रीज़ होती जाएगी। यानी कि अगर आप यहाँ पे एथॉक्साइड की बजाय टर्शरी ब्यूटॉक्साइड लेंगे तो इसकी जो सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट है उसकी अमाउंट और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी। अब यहाँ पे हमने सेम अल्काइल हैलाइड है जो कि एथॉक्साइड के साथ यूज़ किया था, ये देख लें 2-क्लोरोप्रोपेन। तो यहाँ पे हमने 2-क्लोरोप्रोपेन दोबारा लिया, लेकिन यहाँ पे हमने क्या लिया, एसीटेट आयन लिया, जो कि क्या है, कंपैरेटिवली वीक बेस है एथॉक्साइड की निस्बत। तो यहाँ पे अगर आप देखें 100% आपके पास क्या है, सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट है, देयर इज़ नो एलिमिनेशन प्रोडक्ट इज़ फॉर्म। टर्शियरी अल्काइल हैलाइड की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको फिर वो टेबल देखना पड़ेगा। टेबल में आगे दिखा देता हूँ, ये अभी इसको डिस्कस नहीं करता, टेबल दिखाऊंगा आपको। ये टेबल देखें, तो यहाँ पे अगर आप SN2E2 की बात करते हैं तो टर्शियरी अल्काइल हैलाइड की बात करते हैं सॉरी, टर्शियरी अल्काइल हैलाइड मोस्ट एक्टिव है E2 के अंदर और लीस्ट एक्टिव है SN2 के अंदर, ये बात ज़हन में रहे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि टर्शियरी अल्काइल हैलाइड जो है लीस्ट एक्टिव होने की वजह से SN2 के अंदर जो है, जो आपकी एलिमिनेशन प्रोडक्ट है वो क्या करती है, डोमिनेट करती है, क्योंकि आपका टर्शियरी अल्काइल हैलाइड E2 के अंदर क्या है, मोस्ट एक्टिव है, और SN2 के अंदर क्या है, लीस्ट एक्टिव है। तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ क्या बनती है, एलिमिनेशन प्रोडक्ट ही बनती है जब आप टर्शियरी अल्काइल हैलाइड को यूज़ करते हैं अंडर SN2 या E2 कंडीशन। तो ये उसकी एग्जांपल है, यहाँ पे 2-ब्रोमो-2-मिथाइल प्रोपेन जो कि टर्शियरी अल्काइल हैलाइड की एग्जांपल है। इसको हमने स्ट्रॉन्ग बेस जो कि SN2E2 की फेवरेबल कंडीशन है उसके साथ अप्लाई किया है। तो आपके पास क्या 2-मिथाइल-2-प्रोपीन जो कि एलिमिनेशन प्रोडक्ट है वो 100% अमाउंट में आपके पास बने हैं। सॉरी, चलें जी आगे चलते हैं। अब हम नेक्स्ट सेट ऑफ कंडीशन के ऊपर आते हैं, दैट इज़ SN1 एंड E1 रिएक्शन। हमें पता है कि वो कंडीशन जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल या स्ट्रॉन्ग बेस वाली है वो SN2E2 को फेवर करती हैं, तो उसकी बजाय अगर आप पुअर न्यूक्लियोफाइल ले आएंगे तो अल्टीमेटली वो फेवरेबल नहीं रहेंगे और आपके पास SN1E1 रिएक्शन क्या रहेगा, फेवरेबल हो जाएगा। अब यहाँ पे SN1 और E1 के अंदर जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड है वो सेम है। रीज़न उसकी क्या है कि दोनों के अंदर जो पहला स्टेप है दैट इज़ रेट डिटरमिनिंग स्टेप, वो क्या है, सेम है। जब कार्बोकेटाइन यानी कि पहला स्टेप क्या है, अल्काइल हैलाइड लीविंग ग्रुप को लीव करता है, डिसोसिएट होता है और कार्बोकेटाइन बन जाता है।
अब आपका जो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है, अगर पॉजिटिवली चार्ज कार्बन के ऊपर साथ कंबाइन हो जाए तो सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट बन जाती है। अगर वो हम साई हाइड्रोजन, जो बीटा हाइड्रोजन है, उसको रिमूव कर ले तो एलिमिनेशन प्रोडक्ट बन जाती है। ये उसकी इक्वेशन देख लें आप। तो यहाँ पे पहला स्टेप क्या है, फॉर्मेशन ऑफ दिस कार्बोकेटाइन है। जब ये बन जाता है तो ये वीक बेस जो है, ये अगर इस पॉजिटिव चार्ज पे अटैक करे तो आपकी सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट बनेगी, और अगर ये इस हाइड्रोजन को रिमूव कर ले तो एलिमिनेशन प्रोडक्ट बन जाएगी। अल्काइल हाइड का ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी अगर हम देखें तो SN1 और E1 के दोनों के अंदर क्या है, सेम है। क्योंकि उनका जो रेट डिटर्मिंग स्टेप है या स्लो स्टेप है वो सेम है, दैट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। तो यहाँ पे चूँकि SN1 रिएक्शन और E1 दोनों रिएक्शन के अंदर रिलेटिव रिएक्टिविटी सेम है, और आपके पास टर्शियरी जो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है वो क्या है, लीस्ट रिएक्टिव है। तो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड ये देख लें उसका कि टर्शियरी अल्काइल हैलाइड दोनों के केस में मोस्ट रिएक्टिव है, और प्राइमरी अल्काइल हैलाइड दोनों के केस में लीस्ट रिएक्टिव है। तो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड तो इस कहानी से निकल गया, क्यों? क्योंकि ये दोनों ना SN1 या E1 रिएक्शन दोनों ही नहीं दे सकता। तो अब हमारे पास सिर्फ ये दो रह गए, दैट इज़ सेकेंडरी या टर्शियरी अल्काइल हैलाइड। अब चूँकि कंडीशंस भी सेम है, दोनों का ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी भी सेम है, तो यहाँ पे हमारे पास सेकेंडरी और टर्शियरी के केस में हम एक्सक्लूसिवली नहीं कह सकते कि सब्स्टिट्यूशन डोमिनेट करेगी या एलिमिनेशन डोमिनेट करेगी, दोनों ही प्रोडक्ट के बनने के इक्वल चांसेस हैं। तो यहाँ पे आप केस टू केस जो एक्चुअल आउटकम है वो रिएक्शन टू रिएक्शन वेरी कर सकती है। तो आप उसकी जो एक्चुअल आउटकम है उसी के बेस पे आप बता सकते हैं कि यहाँ पे किस प्रोडक्ट ने डोमिनेट किया है, दोनों बराबर अमाउंट में बनी है या किसी एक प्रोडक्ट थोड़ी सी ज़्यादा बनी है, क्योंकि रिलेटिव रिएक्टिविटी दोनों की क्या है, सेम है। तो ये जो सारी डिस्कशन है उसकी समरी है। अगर हम SN2 E2 की समरी करें तो हमने तय किया था कि आपके पास SN2 E2 कंडीशन में अगर प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है, चूँकि वो SN2 को के अंदर मोस्ट रिएक्टिव है, इसलिए सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट वो एक्सक्लूसिवली बनती है। लेकिन एक्सेप्शन क्या थी कि अगर आपका बेस या अल्काइल हैलाइड दोनों में से कोई एक क्या हो गया, स्टीरिकली हिंडर्ड हो गया, तो एलिमिनेशन फेवरेबल हो जाएगी। और ये अभी हम बात करके आए हैं कि SN1 E1 कंडीशन के अंदर प्राइमरी अल्काइल हैलाइड रिएक्ट ही नहीं करता, तो इसकी कहानी वैसे ख़त्म हो गई। सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड आपको पता है दोनों सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन देती है। यहाँ पे हमने इस जनरल पैटर्न SN2 E2 कंडीशन अप्लाई करेंगे तो क्या बनाया था कि द स्ट्रॉन्गर एंड बल्कियर द बेस द ग्रेटर इज़ द परसेंटेज ऑफ एलिमिनेशन प्रोडक्ट। इसकी हमने एग्जाम्पल के साथ इसको डिस्कस किया था। और अगर आप SN1 E1 कंडीशन अप्लाई करेंगे तो दोनों ही प्रोडक्ट्स बनेंगे, और एक्चुअल आउटकम ही डिसाइड करेगी कि रिलेटिवली कौन सी प्रोडक्ट ज़्यादा है। टर्शियरी अल्काइल हैलाइड की बात करते हैं तो हमें पता है कि ये सब्स्टिट्यूशन देता ही नहीं है, SN2 रिएक्शन देता ही नहीं है। तो अंडर SN2 या E2 कंडीशन में देखेंगे तो सिर्फ एलिमिनेशन प्रोडक्ट आपके पास मिलेगी। लेकिन अगर आप SN1 E1 कंडीशन अप्लाई कर रहे होंगे तो दोनों ही प्रोडक्ट बनेंगी, और आपकी जो एक्चुअल रिएक्शन आउटकम है वही डिसाइड करेगी कि जो रिएक्शन दोनों की आपस में रिलेटिव अमाउंट या रेशो क्या है। तो ये जनाब समरी थी इस कंपटीशन की। एज फार एज सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन रिएक्शन ऑफ एलिफेटिक कंपाउंड्स का जो चैप्टर था वो हमने यहाँ पे क्लोज़ कर लिया। हमने बड़ी डिटेल के साथ SN2 SN1 E2 E1 रिएक्शन पढ़े, उनका आपस में कंपटीशन पढ़ा, उनकी कंडीशंस को डिस्कस किया, एवरीथिंग हमने डिस्कस कर ली है। तो ये चैप्टर मैं यहाँ पे तमाम करता हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम नया टॉपिक शुरू करेंगे, नेम रिएक्शन वाला। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।